तीसरा संदेश सीधा और स्पष्ट था। अब तुम सब जानते हो कि तुम्हारे प्रियजनों की हत्याएं अलग अलग नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी। हत्यारा एक ही है, और अब वह तुम तीनों को भी मारना चाहता है। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो भाग जाओ या उससे पहले उसे मार डालो। संदेश के साथ एक प्लान भी था, विस्तृत, सटीक और भयानक रूप से कारगर। विक्रांत सिंह, अगर वह जिंदा था, हर महीने की 15 तारीख को शहर के बाहर एक सॉलिट्यूड रिसॉर्ट में जाता था, अकेला, बिना बॉडीगार्ड के। यह उसकी आदत थी 8 साल से। प्लान सरल था। आदित्य रिसॉर्ट में स्टाफ का भेष बनाकर घुसेगा, मीरा बिजली का काम बताकर, प्रोफेसर दूर से निगरानी करेगा। विक्रांत के कमरे में एक विशेष गैस छोड़ी जाएगी जो दिल का दौरा जैसी मौत का कारण बनेगी। कोई संदेह नहीं, कोई सबूत नहीं। हम यह नहीं कर सकते, प्रोफेसर ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। हम हत्यारे नहीं हैं। पर वह है, मीरा चिल्लाई। उसने मेरी बहन को मारा। उसने सबको मारा। और अगर हम नहीं करेंगे तो वह हमें मार देगा। आदित्य चुप था। उसकी आंखों में 8 साल का दर्द, 8 साल का गुस्सा था। मैं इसे करूंगा, उसने धीरे से कहा। अकेला। तुम दोनों को इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। महीने की 15 तारीख आ गई। आदित्य ने रिसॉर्ट में हाउसकीपिंग स्टाफ की नौकरी पा ली थी। मीरा ने एक इलेक्ट्रीशियन का भेष बनाया। प्रोफेसर रिसॉर्ट के सामने वाली पहाड़ी पर बैठा, दूरबीन से सब देख रहा था। शाम 4 बजे विक्रांत सिंह की कार रिसॉर्ट में घुसी। आदित्य ने दूर से देखा, वह आदमी वाकई विक्रांत जैसा दिखता था। पर उसकी चाल कुछ अलग थी। वह अपने कमरे नंबर 303 में गया। आदित्य के पास की चाबी थी। प्लान के मुताबिक वह रात 9 बजे, जब विक्रांत सोएगा, कमरे में घुसेगा और गैस छोड़ेगा। पर 7 बजे ही कुछ अप्रत्याशित हुआ। आदित्य को विक्रांत के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। फिर किसी चीज के टूटने की। उसने तुरंत प्रोफेसर को फोन किया। कुछ गड़बड़ है। प्रोफेसर ने दूरबीन से देखा तो हैरान रह गया। कमरे में 2 लोग थे, एक विक्रांत और दूसरा एक औरत। मीरा को बुलाओ, प्रोफेसर ने कहा। हमें अभी कार्यवाही करनी होगी। जब आदित्य और मीरा कमरे के पास पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से आवाज आ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया। 8 साल से मैं मरा हुआ समझा जा रहा हूं। विक्रांत की आवाज। तुम्हारे लिए यही बेहतर था, नहीं तो तुम्हें जेल हो जाती। औरत की आवाज। मीरा ने आदित्य को देखा। यह औरत। मैं इस आवाज को पहचानती हूं। तभी एक गोली की आवाज हुई। आदित्य ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा भयानक था। विक्रांत फर्श पर पड़ा था, छाती से खून बह रहा था। और एक औरत खिड़की से कूदकर भाग रही थी। उसे रोको, विक्रांत ने हांफते हुए कहा। आदित्य ने भागती हुई औरत का पीछा किया। रिसॉर्ट के पीछे जंगल में उसने उसे पकड़ लिया। जब उसने उसका मुंह देखा तो स्तब्ध रह गया। तुम अनीता हो? पर नहीं। चेहरा अनीता जैसा था, पर उम्रदराज, लगभग 50 साल। मैं अनीता की मां हूं, औरत ने कहा, आंखों में नफरत। और तुम? आदित्य, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी। वापस कमरे में विक्रांत मरने के कगार पर था। मुझे बताओ, आदित्य ने कहा। सब कुछ बताओ, विक्रांत ने हांफते हुए बताया। 8 साल पहले क्लब ऑरोरा में एक पार्टी थी। तुम्हारी अनीता, मीरा की बहन रिया,
प्रोफेसर का बेटा राहुल, सब वहां थे। पर पार्टी का असली मकसद कुछ और था। एक अवैध ड्रग डील। मैं नहीं चाहता था, पर मजबूर था। मेरे ऊपर कर्ज था। एक सिंडिकेट ने मुझे फंसाया। उस रात डील होनी थी, पर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। जब पुलिस आई, तो हड़बड़ी में आग लग गई। अनीता, रिया और राहुल, वे नहीं भाग सके। पर वे मरे नहीं थे, बस बेहोश थे। तब इस औरत, अनीता की मां ने उन्हें बचाने की बजाय, विक्रांत की आवाज कमजोर हो रही थी। वह क्या किया? मीरा ने पूछा, आंखों में आंसू। उसने उसने तीनों को जिंदा जलने दिया। क्योंकि क्योंकि वे सब उस डील के गवाह थे। और उसकी अपनी बेटी अनीता, वह भी गवाह थी। आदित्य का सब कुछ घूम गया। पर क्यों? कोई माँ अपनी बेटी को, क्योंकि अनीता की माँ वही सिंडिकेट की मुखिया थी। अनीता की माँ, जिसका असली नाम सावित्री देवी था, एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की मुखिया थी। क्लब ऑरोरा उसके ऑपरेशन का केंद्र था। उस रात विक्रांत ने आखिरी सांसें लेते हुए कहा, जब अनीता ने अपनी मां को डील करते देखा, वह सदमे में थी। उसने कहा कि वह पुलिस को बताएगी। सावित्री के लिए व्यापार परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसने उसने अपनी ही बेटी को मरने दिया और मुझे फंसाया। मेरी मौत का नाटक करवाया। 8 साल से मैं छिपा हुआ था, पर अब उसे पता चला कि मैं जिंदा हूं और तुम तीनों जांच कर रहे हो। तो उसने यह प्लान बनाया कि तुम लोग मुझे मार डालो और मरते हुए मैं तुम्हें यह कहानी सुनाऊं, ताकि तुम भी सच जानकर जीवन भर दुखी रहो। विक्रांत की आंखें बंद हो गईं। हमें सावित्री को ढूंढना होगा, आदित्य ने कहा। पर कैसे? मीरा ने पूछा। प्रोफेसर, जो अब तक चुप था, बोला, मुझे पता है वह कहाँ है। दोनों ने हैरानी से देखा। 8 साल पहले, प्रोफेसर ने कहा, जब राहुल की मौत हुई, तो एक औरत मिलने आई थी, शोक व्यक्त करने। उसने कहा था कि वह राहुल की कॉलेज प्रिंसिपल है। पर मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है। मैंने उसका पीछा किया। वह शहर के बाहर एक बंगले में रहती है, सिक्योरिटी वाला बंगला। मैं हर साल उसके जन्मदिन पर वहां जाता हूं, बस देखने की वह कैसी है। जबकि मेरा बेटा, प्रोफेसर की आवाज भर्रा गई। सावित्री का बंगला एक किले की तरह था, पर उनके पास एक फायदा था। सावित्री को नहीं पता था कि विक्रांत ने सब कुछ बता दिया था। आदित्य ने एक योजना बनाई। वह अकेला बंगले में घुसेगा। मीरा और प्रोफेसर बाहर से मदद करेंगे। जब आदित्य अंदर पहुंचा तो सावित्री उसे देखकर मुस्कुराई। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम्हारे अंदर का दर्द, तुम्हारा गुस्सा, मैंने इसे दूर से देखा है। 8 साल से तुम एक राक्षस हो, आदित्य ने कहा। नहीं, मैं एक मां हूं, सावित्री ने कहा, आंखों में एक अजीब चमक। एक मां जिसने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, पर वह कमजोर थी। तुम्हारी वजह से, तुम्हारे प्यार की वजह से। तुम क्या बकवास कर रही हो? अनीता तुमसे प्यार करती थी, और तुम्हारे प्यार ने उसे कमजोर बना दिया। उसने ड्रग का व्यापार छोड़ने को कहा। हमारा परिवार पीढ़ियों से यही करता आया है, और वह इसे तोड़ना चाहती थी। सावित्री ने एक पिस्तौल निकाली। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बेटी को खोना पड़ा, और अब तुम्हें भी खोना पड़ेगा। तभी मीरा और प्रोफेसर अंदर आ गए। पुलिस को बुला लिया है, मीरा ने कहा। सावित्री हंसी।
पुलिस? मेरी जेब में है पुलिस। शायद नहीं, एक नई आवाज ने कहा। दरवाजे पर एक युवा पुलिस अधिकारी खड़ा था। सावित्री देवी, आप गिरफ्तार हैं। हत्या, ड्रग तस्करी और भी बहुत कुछ के आरोप में। सावित्री ने पिस्तौल घुमाई, पर पुलिस अधिकारी ने पहले ही गोली चला दी। निशाना हाथ पर था। पिस्तौल गिर गई। तुम कौन हो? सावित्री ने दर्द में कराहते हुए पूछा। मैं इंस्पेक्टर राहुल शर्मा हूं। प्रोफेसर शर्मा का बेटा। सबने हैरानी से देखा। प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे। राहुल, बेटा, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, मैं जिंदा हूं। 8 साल पहले मैं बच गया था, पर मुझे छिपना पड़ा। सावित्री को लगा मैं मर गया, इसलिए मैंने पुलिस ऑफिसर बनकर इस दिन का इंतजार किया। सावित्री को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया। आखिरकार न्याय हुआ। आदित्य, मीरा और प्रोफेसर रात के अंधेरे में खड़े थे। 8 साल के दर्द के बाद पहली बार शांति महसूस कर रहे थे। हमने हत्या की योजना बनाई थी, आदित्य ने कहा, पर खुशकिस्मती से हमें करनी नहीं पड़ी। कभी-कभी, प्रोफेसर ने कहा, न्याय का रास्ता लंबा होता है, पर वही सही होता है। मीरा ने आकाश की ओर देखा। शायद अब हमारे प्रियजन शांति से सो सकते हैं। राहुल वहां आया। पिताजी, घर चलें। मां इंतजार कर रही है। प्रोफेसर ने अपने बेटे को गले लगाया। 8 साल बाद, कुछ महीने बाद, आदित्य ने एक काउंसलिंग सेंटर खोला, उन लोगों के लिए जो अपने प्रियजनों को हिंसा में खो चुके हैं। मीरा ने सावित्री और उसके सिंडिकेट पर एक खोजी रिपोर्ट लिखी जिसने उसे पुलित्जर पुरस्कार दिलाया। प्रोफेसर और राहुल ने मिलकर एक गैर लाभकारी संस्था शुरू की, युवाओं को ड्रग और अपराध से दूर रहने के लिए शिक्षित करने के लिए। एक शाम, तीनों फिर से मिले। क्लब ऑरोरा के सामने, जो अब एक पार्क बन चुका था। कभी-कभी सोचता हूँ, आदित्य ने कहा, अगर हमने वह हत्या की योजना पूरी कर ली होती, तो क्या होता? हम भी उसके जैसे हो जाते, मीरा ने कहा। जिसे हम सजा देना चाहते थे, उसी की तरह। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। बदला लेने की इच्छा प्राकृतिक है, पर उस पर काबू पाना, वही हमें इंसान बनाता है। वे चले गए, अपने पीछे 8 साल के दर्द को दफनाते हुए, यह जानते हुए कि कभी-कभी सबसे कठिन लड़ाई खुद के अंदर के अंधेरे से लड़ने की होती है। और कभी-कभी जीत का मतलब सिर्फ इतना होता है कि तुम उस अंधेरे में नहीं खोए। उपन्यास का अंत। यह कहानी मनोविज्ञान, रहस्य और नैतिक दुविधाओं पर आधारित है। इसका संदेश है कि बदला लेने की प्रवृत्ति मनुष्य को उसी अंधेरे में ले जाती है जिससे वह निकलना चाहता है। न्याय और कानून का रास्ता ही सही है, चाहे वह कितना भी लंबा और कठिन क्यों न हो।